बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 मुहर्रम है आज, कल 10 मुहर्रम का आगाज़ होने जा रहा है। मैं आपका मिज़बान ग़ुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर व आफ़ियत होंगे। नाज़रीन मोहतरम, तबले जंग एक मरतबा फिर बच चुका है। जो जंग रुकी हुई थी वो एक मरतबा फिर शुरू हो चुकी है। हमलों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ईरान ने वार्निंग जारी की थी, तो जब उस वार्निंग को तोड़ा गया है तो अपना हुर्मुज़ के अंदर ईरान ने बड़े लेवल पर अटैक करके जो बहरी जहाज़ है, जो बहरी शिप है, उसके ऊपर हमला किया है। बड़ा कामयाबी के साथ हमला किया है और उसको नुकसान पहुंचाया है। इसकी तफसील आप लोगों के साथ शेयर करनी है और इसके साथ साथ हम आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं कि जो अमेरिकी सदर है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बड़ा एक मुज़ायका खेज किस्म का एक दावा किया है। उस दावे में कितनी हकीकत है, इस पर भी बात करनी है। और इसके साथ साथ ओमान के साथ ईरान के हंगामी सतह पर राब्ते जारी हैं। सैयद अब्बास इराक़ची जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने किस तरह से ईरान की जो क़यादत है, मरकज़ी जो क़यादत है, ऑफिशल्स हैं ईरान के, उनकी हिफाजत का बेड़ा उठाया हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोग पूरी समात फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमाएंगे। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर करें और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक खबर जारी की कि ईरान ने जंग के बाद आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों को सिक्योरिटी, हिफाजत और माहौलियाती खिदमात फराहम करने के बदले अरबों डॉलर कमाने का मनसूबा बनाया है। तेहरान का कहना है कि इस मनसूबे से सालाना 40 अरब डॉलर तक की आमदनी हो सकती है और वो चाहता है कि पड़ोसी खलीजी मुमालिक भी इस कमाई में हिस्सेदार बने। यानी ओमान, चूँकि जनूब वाली साइड ओमान के पास है और शुमाली जो इलाका है वो ईरान के पास है, तो साफ ज़ाहिर है सिर्फ सारा फिर पैसा जो है वो ईरान ने तो नहीं खाना, ना ईरान ने वो वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम संभालने हैं। काम जो है वो ओमान भी करेगा और साथ रेवेन्यू भी जो ओमान है वो लेगा। जबकि दूसरी जानब अमेरिका और जो मुख्तलिफ खलीजी ममालिक हैं, ये अमेरिका का दावा है कि ओमान ये कहता है कि जो ट्रांसिट टैक्स है या टोल टैक्स है या फीस है, जो कुछ भी है, वो नहीं लेना चाहिए। वो इस चीज़ की मुखालफत कर रहे हैं। उनका मौक़िफ़ है कि बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाहों को हर किस्म के टैक्स से पाक होना चाहिए। ये इस वक्त वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट जो है वो जारी की है। अब नाज़रीन मोहतरम, मामला ये पेश आया है कि ईरान ने वाज़े तौर पर, मैं गुज़श्ता वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि एक वार्निंग जारी की। उनकी वार्निंग ये थी कि जो भी बहरी जहाज़ शिप यहाँ से गुजरेगा हमारे साथ रब्ता करेगा, हम बाकायदा उसका प्रोसेस करेंगे, फिर यहाँ से गुजर पाएगा। अगर हम नहीं चाहेंगे तो वो नहीं गुजर सकेगा। और जो शुमाल वाला इलाका है, यानी जो ईरान के साइड बनती है, उस साइड से जो गुजरेगा वो महफूज गुजरेगा। अगर आप जो है वो हमारी अपोजिट साइड जो है, जनूब वाला इलाका जो है, ओमान के करीब जो इलाका है, अगर वो आप इस्तेमाल करेंगे तो ये ख़तरनाक हो सकता है आपके लिए। फिर जो ख़तरा है वो आपको भुगतना पड़ेगा। तो इस तरह से अभी ये खबर सामने आई है कि एक बहरी जहाज़ जो है, एक कार्गो शिप ने ईरान की जो हदायत थी उनको मुस्तरद करते हुए कोशिश की जनूब वाली साइड से गुजरने की, तो फिर एक प्रोजेक्टाइल जो है उससे वो निशाना बन गया, वो तबाह हो गया। अभी खबर ये है कि कार्गो शिप को ओमान के साहिल के करीब स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के जो जनूबी कॉरिडोर है वहाँ पर तकरीबन 7.5 नाटिकल मील्स दूर नामालूम प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। जहाज़ को नुकसान पहुंचा है, लेकिन अब तक कोई जानी नुकसान की तस्दीक नहीं हुई। यानी अमला जो है वो महफूज वक्ती तौर पर बताया जा रहा है। अलबत्ता कोई ड्रोन अटैक जो है किसी प्रोजेक्टाइल के थ्रू हो सकता है, कोई मिसाइल दागा गया हो सकता है कोई ड्रोन जो है उससे हमला किया गया हो। तो ये नाज़रीन मोहतरम, ईरान ने उड़ा दिया है उसको। आप कह लें कि जो जंग है उसका आगाज़ हो चुका है। तो अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो है वो अब हमला ईरान के अंदर भी हो सकता है। इसके बाद ईरान दोबारा अब खलीजी ममालिक के ऊपर भी हमला कर सकता है, ये बात आप याद रखें। तो जो अब 60 रोज़ा जो मुज़ाकरात चलने थे, अब उसके अंदर आप कह लें कि मज़ीद कशीदगी पैदा हो चुकी है। अब हो सकता है वो मज़ीद लेट हो जाए। इसके साथ साथ सैयद अब्बास इराक़ची ने कहा है कि मस्कत में हालिया मुश्तरका बयान के बाद बदर अल बुसाइदी के साथ तामीरी फ़ोन कॉल हुई है मेरी। हमने इस बात पर दोबारा जोर दिया है कि ईरान और ओमान आबनाए हुर्मुज़ में मुस्तक़बिल के इंतज़ाम और बहरी खिदमात का तयन करने के लिए मुज़ाकरात करेंगे। हम पुरज़म हैं और अपने पड़ोसियों के साथ बातचीत के ज़रिए ऐसा करेंगे। यानी ओमान जो है वो उसका झुकाव ईरान के साथ है। ईरान जिस तरह से चाहेगा वो ओमान को, मतलब उसकी मर्जी नहीं चलेगी। ओमान ईरान के आगे, इनके आपस में बातचीत अच्छे हैं, ताल्लुकात अच्छे हैं, ये एक दूसरे का साथ देते हैं। जितनी भी जंग आप जानते हैं 2-3 महीने बड़े हमले हुए हैं,
لیکن عمان کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے کوئی واضح اٹیک کی اطلاع سامنے نہیں آئی. اگر ہوا بھی ہوگا تو ایک آدھا کو ہوا ہوگا. زیادہ دبئی کے اندر، قطر کے اندر، کویت کے اندر، بحرین کے اندر ہی ڈرون اٹیک وہ چیز ہوئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ عمان ایران کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور عمان جو ہے وہ ایران کی بات مانے گا. اس وجہ سے اب جو مارکو روبیو ہے وہ اس کی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ یہ جو خلیجی ممالک ہیں ان کو ہم جو ہے وہ اپنی حصار میں لیں، ان کو اپنی گرفت میں لیں، اپنے اعتماد میں لیں کہ یہ کہیں ایران کا ساتھ ہی نہ دے دیں. اگر وہاں پر ٹول ٹیکس لینا وہ ایران شروع کر دیتا ہے، یہ ممالک اس کا ساتھ دیتے ہیں، تو اس نے تو اربوں ڈالر کمانے ہیں. اس کی معیشت جو ہے وہ مضبوط ہونی ہے، اس کا دفاع آٹومیٹیکلی مضبوط ہو جانا ہے. جب اس کے پاس پیسہ ہونا ہے تو اس نے ہر چیز کو اویل کر لینا ہے، امپورٹ کر لینا ہے، اسلحہ، جدید ترین فائٹر جیٹس، ہر چیز. آبادی پہلے کافی زیادہ اس کے پاس موجود ہے. اس کے جو ایران کی ویسے بھی جنریشن ہے وہ بڑی پڑھی لکھے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں. آفیشلز ان کے آپ دیکھیں نا، سید عباس عراقچی ہیں، دوسرے ہیں باقر کالباف ہیں، کوئی پائلٹ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پی ایچ ڈی ہولڈر ہے، کوئی ریسرچر ہے. ایسے نہیں ہے کہ کوئی مطلب کوئی جھرلو کھاتا ہے جناب والا. تو اس وجہ سے ان کو یہ خدشہ ہے کہ یہ ساتھ نہ دے دیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہم انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑے معروف تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں، پیپے اسکوبور. انہوں نے کہا، ایک دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی وفد سوئٹزرلینڈ مذاکرات کے لیے صرف پاکستان کی اعلیٰ ترین سطح کی سیکیورٹی کی وجہ سے کیا. ایران کا وفد سوئٹزرلینڈ صرف اس لیے مذاکرات کے لیے گیا کیونکہ پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان امن مذاکرات کے دوران ان کی سیکیورٹی اور حفاظت کی ضمانت دی تھی. ایران صرف پاکستان پر بھروسہ کرتا ہے. یہ اس وقت انٹرنیشنل لیول کے جو صحافی ہیں اور وہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں. اگر کوئی بندہ پاکستان کا دعویٰ کرے، یعنی میں دعویٰ کروں، تو پھر بھی آپ کہیں گے کہ یہ اس کے اندر مبالغہ آرائی ہو سکتی ہے. اگر ایران کا بندہ دعویٰ کرے، اگر کوئی امریکہ کا بندہ دعویٰ کر دے، مطلب یہ ایک نیوٹرل بندہ ہے، ایک ایسے ملک کا جس کا اس جنگ کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، تو وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جو پاکستان ہے اس کے اوپر ایران اعتماد بھی کرتا ہے، اور سوئٹزرلینڈ کے اندر صرف اس وجہ سے یہ کیا ہے کہ اس نے پاکستان کے اوپر اعتماد کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ نے ایک بڑا مذائقہ خیز دعویٰ کیا ہے. کہتا ہے کہ 3000 سالوں میں پہلی بار مشرق وسطیٰ میں امن قائم ہو رہا ہے. 3000 سالوں میں پہلی بار آخر کار ہم مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنے جا رہے ہیں. ہم مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنے جا رہے ہیں. تو 3000 سالوں کے اندر مشرق وسطیٰ کا امن تباہ کس نے کیا ہے؟ مطلب قائم تو یہ چلو کرنے جا رہے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں جی، ہم جو ہے وہ ٹرمپ کی بات کا رد نہیں کرتے. اس نے کہا ہے کہ ہم امن قائم کرنے جا رہے ہیں. تو امن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر لبنان کے اوپر، شام کے اوپر، سیریا کے اوپر، عراق کے اوپر، لیبیا کے اوپر، جتنے بھی علاقے ہیں یہاں پر حملے کس نے کیے، تباہی کس نے مچائی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اس کا جواب بھی یہی ہے. ان کے توسط سے آپ کہہ لیں کہ یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں، یہ پوری دنیا جانتی ہے. تو اب یہ نوبل انعام لینے کے لیے آپ کہہ لیں کہ ایسا کر سکتے ہیں. تو آپ اس پر کیا کہتے ہیں ضرور بتائیں. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان. پاکستان ہمیشہ زندہ.